चुनाव में वक्त बहुत कम बचा है। अप्रैल और मई में लोकसभा चुनाव होने की उम्मीद है। लेकिन उससे पहले उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल मच गई है। जी हाँ, हलचल कैसे मची है वो आपको हम बताते हैं। शिवपाल यादव का एक बयान आया और उस बयान ने हलचल मचा दी। शिवपाल यादव ने कहा कि वो ओवैसी का सम्मान करते हैं, ओवैसी अच्छे नेता हैं और असदुद्दीन ओवैसी अपने प्रत्याशियों का नाम बताएं, उसके बाद वो अखिलेश यादव से बात करेंगे। जी हाँ, तो इससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि इंडिया गठबंधन में जो तमाम दल है, खासकर जिस तरीके से सपा नेता शिवपाल यादव का जो बयान आया है, उससे ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी भी अब चाह रही है कि ओवैसी भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा बने, वो इसमें शामिल हो। पहले आपको हम सुनाते हैं कि सपा नेता शिवपाल यादव ने क्या कुछ कहा है ओवैसी को लेकर। उसके बाद आपको हम सुनाएंगे कि एआईएमआईएम के प्रवक्ता आसिम वकार ने शिवपाल यादव के इस बयान को लेकर क्या प्रतिक्रिया दी है। पहले आप सुनिए शिवपाल यादव को। देखिए, हम उनके बहुत सम्मान करते हैं। अगर उनके पास कोई प्रत्याशी हो तो हम जरूर अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से सिफारिश करेंगे। देखिए, हम उनके बहुत सम्मान करते हैं। अगर उनके पास कोई प्रत्याशी हो तो हम जरूर अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से सिफारिश करेंगे। तो शिवपाल यादव को आपने सुना जब पत्रकारों ने उनसे सवाल किया कि ओवैसी कह रहे हैं कि मुसलमान दरी बिछाने का काम करता है, तो उसका जवाब देते हुए शिवपाल ने कहा कि अगर वो ओवैसी को अच्छा नेता मानते हैं, अगर वो आना चाहते हैं तो आ जाए और वो अखिलेश यादव से बात करेंगे, जिन प्रत्याशियों के नाम वो बताएंगे। तो ये तो आपने सुना शिवपाल यादव को। अब उसके बाद एआईएमआईएम के जो प्रवक्ता है आसिम वकार, उन्होंने शिवपाल यादव के इस बयान को लेकर क्या कुछ कहा है, उसको भी आप सुनिए। आज सुबह से कई लोग मुझे फोन करके ये पूछ रहे हैं कि शिवपाल यादव जी ने समाजवादी पार्टी की तरफ से असद साहब को, एआईएमआईएम को लोकसभा में साथ आने का ऑफर दिया है और एक सीट का भी ऑफर दिया है। मैंने भी शिवपाल यादव जी का वो बयान सुना। शिवपाल यादव जी एक बेहतरीन इंसान और बेहतरीन राजनेता हैं, उनका शुक्रिया। लेकिन अभी तक समाजवादी पार्टी की तरफ से या शिवपाल जी की तरफ से हमारे पास किसी भी तरह का कोई भी इनविटेशन नहीं आया है बातचीत के लिए। समाजवादी पार्टी अगर गंभीर है और शिवपाल यादव जी अगर गंभीर हैं तो मेरी गुजारिश है कि अखिलेश यादव जी से बैठकर इस मामले में बात करें और ऑफिशियली तौर पर हमारे पास, हमारी सदर के पास हमारी पार्टी को गंभीरता से इनवाइट करें बातचीत के लिए। जब उनका ऑफर हमारे पास आएगा ऑफिशियली तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बात करने के लिए तैयार है। तो आपने दोनों नेताओं को सुना, शिवपाल को सुना, आसिम वकार को आपने सुना, और आपने इन दोनों नेताओं के बयान में एक चीज तो आपने देखी और सुनी कि ये दोनों नेता एक दूसरे की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। पहले शिवपाल ने ओवैसी की तारीफ की, उनको अच्छा नेता माना, और उसके बाद उसका जब जवाब दिया आसिम वकार ने तो उन्होंने भी शिवपाल को अच्छा नेता बताया। यानी कि दोनों नेता एक दूसरे दल की और एक दूसरे दलों के नेता की तारीफ कर रहे हैं। तो इसे इसके संकेत क्या है, तो आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं सपा प्रवक्ता विवेक पांडे। विवेक जी, बहुत स्वागत आपका फोन पे। जी विवेक जी, एक आज जो सुबह बयान आया शिवपाल यादव का, इससे खासकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल मची। शिवपाल का कहना है कि वो ओवैसी को अच्छे नेता मानते हैं, यही समाजवादी पार्टी है और तमाम जो दल है वो अक्सर ओवैसी को या उनकी पार्टी को बीजेपी की बी टीम बताते रहते थे, तमाम जो बड़े नेता हैं। तो लेकिन अब जिस तरीके से जो बयान आया है शिवपाल यादव का, वो ये कह रहे हैं कि वो ओवैसी को अच्छा नेता मानते हैं, अपने प्रत्याशियों का नाम बताएं तो वो अखिलेश यादव से आगे बात बढ़ाएंगे, बात करेंगे। तो संकेत क्या है, क्या आपको लग रहा है कि जो है कुछ चल रहा है दोनों पार्टियों के बीच में? देखिए अब्दुल भाई, पहले तो मैं तानाजी मालुसरे की आज शहादत की जयंती है तो उस पर बहुत बहुत संवेदना व्यक्त करता हूँ। और बिल्कुल आपका सवाल जायज है, क्योंकि देखिए 2011 के सेंसेक्स तक
इस देश में 17.22 करोड़ के आसपास मुस्लिम आबादी थी, जिसका अनुमान 2023 तक 20 करोड़ के आसपास होने का था। इतनी बड़ी जनसंख्या और इतनी बड़ी जनसंख्या के सबसे बड़े एक परिपक्व और जिम्मेदार नेता के रूप में अगर हम देखते हैं तो आदरणीय ओवैसी जी को देखते हैं। मैं खुद एक अधिवक्ता हूं, ओवैसी जी चूंकि खुद एक अधिवक्ता है, उनके बयानों को आप सुनिए, उनकी बातों को सुनिए, उनकी मुद्दे उठाने की भाषा शैली को देखिए आप। मुझे लगता है कि मुस्लिम समाज को वास्तव में ये तय करना होगा कि उनको पहले की एक अच्छा नेतृत्व चाहिए या उन्हें भाजपा द्वारा परोसा जा रहा मोदी मुस्लिम भाईजान, मोदी मुस्लिम मित्र जैसे जुमले चाहिए। क्योंकि जितना नुकसान मुस्लिम समुदाय का भाजपा ने किया, जितना अपमान इस देश में मुस्लिम समुदाय का भाजपा ने किया और जितने लांछन समाजवादी पार्टी में मुस्लिमों को लेकर के भाजपा और आरएसएस के लोगों ने लगाए, मुझे लगता है कि कोई नहीं चाहता, आरएसएस, भाजपा, विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठन बिल्कुल नहीं चाहते कि इस देश में मुस्लिमों को एक मुख्य धारा में कोई नेता मिले। लेकिन विवेक जी यहाँ पर थोड़ा चाहिए आपको, आप कह रहे हैं कि बीजेपी ने मुसलमानों के साथ गलत बातें आपकी तरफ से आ रही है, लेकिन अक्सर एआईएमआईएम और ओवैसी की तरफ से ये बातें कही जाती रही हैं और आज भी कही जाती है। ओवैसी अक्सर अपने बयानों से कहते हैं कि आज उत्तर प्रदेश के मुसलमानों का हाल अगर किसी ने बिगाड़ा है तो वो है सपा, बसपा, कांग्रेस। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, आपको ये बात समझनी पड़ेगी, राजनीतिक गलियारों में एक मुख्य धारा तक से जुड़ने तक आदमी एक दूसरे को अवसरवादिता के नजर से देखता है केवल। इसका ज्वलंत उदाहरण नीतीश कुमार है। हमारा ओवैसी जी से कोई व्यक्तिगत इस तरह का कभी आक्षेप पटाक्षेप नहीं हुआ, न कोई राजनीतिक बयानबाजी के माध्यम से एक दूसरे पे कभी हम हमलावर हुए। हाँ, ओवैसी जी की प्रतिक्रिया बिल्कुल जायज है, क्योंकि इतनी बड़ी जनसंख्या, इतनी बड़ी आबादी होने के बाद जो योजनाएं समाजवादी पार्टी में आदरणीय अखिलेश यादव जी ने शुरू की थी, उनको ध्वस्त करने का काम किया है भाजपा के लोगों ने। जब से योगी जी सरकार में आए हैं, जो योजनाएं मुस्लिमों के लिए थी, उन योजनाओं को कभी मदरसों की जांच के नाम पे, कभी मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पे, कभी लिंचिंग के नाम पे, कभी गो हत्या के नाम पे, कभी सीएए एनआरसी के नाम पे केवल मुस्लिम समुदाय को अपमानित करने का काम किया गया है। तो मुझे लगता है ओवैसी जी की जायज है बात, ओवैसी जी की बात को हम कहीं से भी नहीं नकारते। इसीलिए आज हमने बड़ा दिल दिखाते हुए खुले मंच से ये बात कही है कि ओवैसी जी अगर चाहें तो हमारे साथ आकर के भाजपा को हटाने की रणनीति में सहभागी हो सकते हैं और उसके साथ इस उद्देश्य को सार्थक करने के लिए अपने अच्छे प्रत्याशियों की लिस्ट दे, ताकि उसमें बैठ के चर्चा और हम उनको भी अवसर दें कि ओवैसी जी अपनी पार्टी का भी विस्तार कर सके। क्योंकि देखिए, एक बात समझनी पड़ेगी अब्दुल भाई, इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य रहा कि इस देश में या तो कांग्रेस या तो बीजेपी, इन दो ही राजनीतिक दलों का राज रहा है राष्ट्रीय स्तर पे। जब तक जनता को विकल्प क्षेत्रीय दलों का नहीं मिलेगा, जो कि अपना विस्तार अपने अपने राज्यों के बाहर करते हुए एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए विस्तारीकरण के साथ राष्ट्रीय स्तर पर पटल पे पहुंचेंगे, तब तक विकल्प आपको नहीं मिलेगा। अब विकल्प के रूप में या तो आप भाजपा देखते हैं या तो कांग्रेस की बात होती है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा संदेश जाएगा आदरणीय ओवैसी जी को। इस बात पे मंथन करते हुए मुझे लगता है कि थोड़ा सा अपनी तरफ से भी 2 कदम आगे बढ़ते हुए समाजवादी पार्टी के साथ आने की जरूरत है। वो तो देखिए, दोनों तरफ से ताली एक हाथ से तो बचते नहीं है, दोनों तरफ से बजानी पड़ेगी। अच्छा, जो इंडिया का हाल है, नीतीश कुमार बाहर चले गए हैं और बंगाल में भी ममता बनर्जी का अलग ही बयान आ रहा है, तो क्या आपको लगता है कि इंडिया गठबंधन को मजबूत करने के लिए एआईएमआईएम जैसी छोटी छोटी पार्टियों को इंडिया गठबंधन में शामिल करना चाहिए? मान लीजिए अगर ओवैसी की पार्टी शामिल होती है गठबंधन में, तो इंडिया गठबंधन को कितनी मजबूती मिलेगी, खासकर उत्तर प्रदेश में? भाजपा की मनमानी और तानाशाही को जड़ से उखाड़ फेंकने की बात। अगर मुझे लगता है कि कांग्रेस की बात की जाए, पहले अगर कांग्रेस इस इंडी गठबंधन के उद्देश्यों को और नीतियों को लेकर के अभी भी गंभीर नहीं हो रही है, तो हमें कोई आपत्ति नहीं कि हम तीसरा फ्रंट खड़ा कर देंगे। और हमें सबसे अच्छी बात यह है कि हमें वो योग्य नेता चाहिए, वो योग्य जनप्रतिनिधि चाहिए जिनकी लोकप्रियता और जिन पर जनता का विश्वास हो। मुझे लगता है ओवैसी जी के ऊपर जनता का विश्वास है, ओवैसी जी को हर तबका सुनना पसंद करता है। मैं खुद बतौर समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता, लेकिन मुझे जब समय मिलता है मैं खुद ओवैसी जी के बयानों को सुनता हूं, उनकी तार्किक शक्ति का प्रभुभूत मैं भी हूं। भाई देखिए, अच्छे नेताओं का सिस्टम में होने का अर्थ होता है कि आप अच्छी नीतियों के साथ, अच्छे कानूनों के साथ, अच्छे नियमों के साथ जनता को देने का काम करेंगे। भाजपा केवल जनता से छीनने का और लेने का काम कर रही है। मुझे लगता है कि हम तो स्वागत करेंगे कि ओवैसी जी इस बात पे गहनता से विचार करें
और कोई बात नहीं है, अगर कांग्रेस अपनी यात्राओं में व्यस्त है, कांग्रेस अगर अपने प्रत्याशियों की घोषणा करने में दिलचस्पी नहीं दिखा रही है, कांग्रेस अपने प्रत्याशियों को मुझे लगता है कि लुभान्वित करने में अगर या साधने में अगर सफल नहीं हो पा रही है, तो मुझे लगता है एक बड़े उद्देश्य के लिए हम किसी दल का इंतजार नहीं कर सकते हैं और करना भी नहीं चाहिए। ओवैसी जी को मुझे लगता है कि बिल्कुल बड़ा दिल दिखाते हुए साथ आने की जरूरत है। नहीं तो क्या आपको लगता है कि जो है जिस तरीके से आसिम वकार कह रहे हैं कि हमको ऑफिशियली अभी पत्र जारी नहीं किया गया है, कोई पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से नहीं कहा गया है, अगर वो शामिल करना चाहते हैं, वो न्योता दे रहे हैं, तो एक समाजवादी पार्टी उनको लिख कर दे, पत्र लिख कर दे कि वो भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा होना चाहते हैं, तो क्यों ना दोनों दल एक साथ बैठकर बातचीत करें, ताकि अगर मान लीजिए ओवैसी को इसमें शामिल करना चाहे तो उस पर सहमति बने। तो क्या आपको लगता नहीं कि जो है ज्यादा देरी नहीं करनी चाहिए और दोनों दल को बैठकर बातचीत करना चाहिए? नहीं, देखिए मैं तो आपसे कह रहा हूं कि ओवैसी जी को बिल्कुल साथ आने की आवश्यकता है और बिल्कुल वकार साहब ने बिल्कुल सही बात की है। अगर हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी को ये प्रतीत हो रहा है, इस तरह की बातें आ रही हैं, तो बिल्कुल हम अपनी तरफ से भी पहल करेंगे। उन्होंने एक पत्र की बात की है, हम तो चाहेंगे कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी व्यक्तिगत रूप से ओवैसी जी के साथ बैठ करके चाय पिए, और चूंकि बात जो बैठ करके सामने हो सकती है वो एक पत्र के माध्यम से संपादित नहीं होगी, लेकिन अगर वो चाह रहे हैं तो बिल्कुल उनकी भावनाओं का सम्मान किया जाएगा। और हमारे आदरणीय शिवपाल जी ने, चूंकि वो पार्टी के बहुत बड़े पदाधिकारी हैं, अगर उन्होंने कोई बात कही है तो उसपे कोई ना कोई संकेत जरूर है। हो सकता है कि आने वाले समय में आपको वो दृश्य देखने के लिए मिले जिस पे आज हम चर्चा कर रहे हैं बैठ के। अच्छा, लेकिन विवेक जी, ये जो सवाल है जो तय करेगा जो शीर्ष नेतृत्व आपका, जो पार्टी के जो बड़े नेता है, लेकिन ये सवाल ये आता है कि अगर ओवैसी आते हैं इंडिया गठबंधन में तो कितनी सीटें उनको देनी चाहिए आपके हिसाब से? एक बार सवाल दोबारा रिपीट कीजिएगा प्लीज। मेरा सवाल ये है कि जैसे कि अगर ओवैसी आते हैं इंडिया गठबंधन में, तो सीट को लेकर किस तरीके से जो पेच फंसा हुआ है इंडिया गठबंधन में वो आप देख ही रहे हैं। तो ओवैसी अगर आते हैं तो उनको कितनी सीटें उत्तर प्रदेश में देनी चाहिए आपके हिसाब से? नहीं, देखिए अब्दुल भाई, एक बात आप समझिए कि अगर ओवैसी जी आते हैं तो हमारे 111 जो विधायक हैं उसमें ज्यादातर हमने मुस्लिम समुदाय को भी प्रतिनिधित्व दिया है, और उसमें चूंकि जो सीटें हमारी नहीं आई वहां भी हमने कई मुस्लिम अपने प्रत्याशी उतारने का काम किया था। हमारा उद्देश्य है कि मुस्लिम समाज को एक अच्छा नेतृत्व मिलना चाहिए, अब वो चाहे समाजवादी पार्टी का चेहरा हो चाहे ओवैसी जी की पार्टी का चेहरा हो। हम बिल्कुल प्रयास करेंगे कि ओवैसी जी को बराबर का सम्मान दिया जाए, क्योंकि ओवैसी जी देखिए अगर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने आते हैं तो मुझे लगता है कि उनकी भूमिका एक बहुत ही मजे हुए खिलाड़ी वाली होगी, क्योंकि ओवैसी जी उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए हो सकता है नए हो, लेकिन मुस्लिम समाज के लिए वो चेहरा नया नहीं है। और मुस्लिम समाज चूंकि ओवैसी जी पे भरोसा भी करता है, विश्वास भी करता है, तो मुझे लगता है कि मुस्लिम समाज की समस्याओं को जितनी गहराई से ओवैसी जी जानते हैं, जितने प्रखर मुखर होकर के रखते हैं, न्याय और हक के लिए जितनी आवाज वो बुलंद करते हैं, अगर उस आवाज को समाजवादी सिद्धांत का साथ मिल जाएगा तो मैं यकीनन कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश से भाजपा केंद्र तक नहीं जा पाएगी। अच्छा विवेक, तो ओवैसी जी के प्रत्याशियों को बराबर का सम्मान देने का पूरा प्रयास किया जाएगा। विवेक जी, उत्तर प्रदेश में 20% मुस्लिम आबादी है यहाँ पे, और समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बसपा का जो ये वोट बैंक रहा है, ये कहा जाता है तो सबसे पहला नंबर आता है समाजवादी पार्टी का। मान लीजिए अगर कोई तीसरा मोर्चा बनता है, जिसकी सुगबुगाहट भी इस वक्त तेज है कि मायावती भी तीसरा मोर्चा बना सकती है, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की क्षेत्रीय पार्टियों को छोड़ दिया तो कुछ राज्यों की क्षेत्रीय पार्टियों को लेकर मायावती एक तीसरा मोर्चा बना सकती है, तो शायद उस मोर्चे का हिस्सा ओवैसी भी हो जाए। तो अगर मान लीजिए तीसरे गठबंधन में ओवैसी शामिल होते हैं किसी के साथ भी, तो उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन को कितना नुकसान आप देखते हैं? गठबंधन को नुकसान होने का कोई सवाल ही नहीं है। हम तो ये कह रहे हैं, आप तो मायावती जी का नाम लेकर के आ गए, हमने तो मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाने का भी स्वप्न देखा, लेकिन मायावती जी को अपनी योग्यता पे शक है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? अगर उनको अपनी पार्टी, अपने कार्यकर्ताओं, अपने नेतृत्व पे संदेह है तो उसके लिए तो वो जिम्मेदार है। भाई आदरणीय अखिलेश जी ने तो खुला दिल, बड़ा दिल दिखाते हुए ये बात कही थी कि हम चाहते हैं कि मायावती जी प्रधानमंत्री बने, और इंडिया गठबंधन चाह रहा था कि उनको प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी घोषित किया जाए, लेकिन चूंकि मायावती जी को स्वयं पे भरोसा नहीं है तो अब ये तो उनका व्यक्तिगत विषय है अब्दुल भाई। लेकिन हम तो चाहेंगे कि हम प्रत्याशी वो दें जिसको जनता भी पसंद करती है, और लोकप्रियता के साथ जो जनता की नब्ज को टटोलना जानता है, जो जनता की समस्याओं को जानता है, जो परिवार वाला हो, जो असली डिग्री वाला हो और जिसकी जनतिथि भी एक हो। हम तो चाहेंगे कि हम ऐसा प्रत्याशी दें, न कि संदिग्ध डिग्रियां हो, न दो जनतिथियां हो, और जो परिवार को लेकर चलना जानता हो। तो विवेक जी, जो बी टीम का आरोप लगता था ओवैसी जी के ऊपर, उनके शामिल होने से आरोप तो नहीं लगेगा ना? नहीं,
कभी आरोप ओवैसी जी पे नहीं लगाया। हाँ, बसपा के लिए हम जरूर कहते हैं कि बसपा बी टीम की तरह काम करती है। जी नहीं, अक्सर लगता है उनकी पार्टी को नहीं लगाते हैं बिल्कुल। अन्य राजनीतिक देखिए अब्दुल भाई, ओवैसी जी की बात जहां तक करें, समाजवादी पार्टी ने सीधे कभी भी ओवैसी जी को टारगेट नहीं किया है, बी टीम कहकर के तो बिल्कुल नहीं। लेकिन हाँ, ये जरूर कहूंगा, राजनीति अवसरवादिता का गलियारा, और हमने भाजपा से खूब सीखा। नहीं, हमने भाजपा से खूब सीखा, हमने भाजपा से बहुत सीखा, खासकर मोदी जी से। आप देखिए ना, जिसको 4 दिन पहले भ्रष्टाचारी बताते हैं, 4 दिन बाद उसको देखे डिप्टी सीएम बना के उसके चरण वंदन करते हैं भाजपा के लोग, उसको फूल मालाएं पहनाते हैं। भाई, जिसको 2 दिन पहले तक पानी पी करके कोस रहे थे, जो सौगंध खा रहा था कि हम भाजपा से नहीं मिलेंगे, देखिए नीतीश कुमार जी को आज देख लीजिए। तो हमने तो भाजपा से सीखा है। और राजनीति मैं शुरू से कहता हूं कि अवसरवादिता का गलियारा है। जो हमारे साथ जनता के मुद्दों को लेकर के भारत के विकास के लिए निष्पक्षता के साथ भाजपा को हटाने के उद्देश्य से चलेगा, वो हम उसके लिए रेड कार्पेट बिछाएंगे, पूरे सम्मान के साथ बिछाएंगे। चलिए विवेक जी, आपका धन्यवाद जुड़ने के हमारे साथ। तो सपा प्रवक्ता विवेक पांडे को आपने सुना किस तरीके से वो जो शिवपाल यादव का आज बयान आया है कि वो ओवैसी को अच्छा नेता मानते हैं, वो अपने प्रत्याशियों का नाम बताए, उसके बाद वो अखिलेश यादव से बातचीत करेंगे, उसके बाद आसिम वकार का बयान आना। तो इससे ये कहीं ना कहीं अंदाजा लगाया जा रहा है, ये कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद आने वाले वक्त में इंडिया गठबंधन में आपको एक और दल AIMIM के रूप में देखने को मिले। लेकिन अभी इन दोनों दलों के बीच में बातचीत होनी है। जिस तरीके से आसिम वकार कह रहे हैं कि हमें अभी कोई लेटर नहीं मिला है, हमें अभी कोई जानकारी नहीं है, और अगर हमको यह ऑफर मिला है तो जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश